जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएसएफ के बारे में कि आरपीएसएफ क्या है, आरपीएसएफ का जॉब प्रोफाइल क्या है और इसमें आप अगर आरपीएसएफ में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती है और किस किस प्रकार से आपको इसमें ड्यूटी करनी होती है, सैलरी में इसमें क्या बेनिफिट है और जो भी सुविधाएं एक आरपीएसएफ जवान को दी जाती हैं, चाहे वो कांस्टेबल में आप भर्ती होते हैं या आरपीएसएफ एसआई में अगर आप भर्ती होते हैं तो उनमें क्या क्या सुविधाएं आपको दी जाती है आरपीएसएफ के अंदर, उन सभी बातों का इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आरपीएसएफ की कोई अलग से वैकेंसी नहीं आती है। जब भी आरपीएफ की वैकेंसी आती है उसी में जो आपका एफ ग्रुप है, एफ ग्रुप में आरपीएसएफ के लिए फॉर्म अप्लाई होता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब आरपीएफ की वैकेंसी आती है तो उसमें 6 ग्रुप में फॉर्म अप्लाई करवाया जाता है और आप इनमें से किसी भी एक ग्रुप में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है और आपकी एज 18 से 25 साल के बीच है तो आप किसी भी एक ग्रुप में, आप एक साथ 2 ग्रुप में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी एक ग्रुप में आप आरपीएफ के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप केवल एफ ग्रुप से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो आप आरपीएसएफ के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। आरपीएसएफ में केवल मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट आरपीएसएफ में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आरपीएफ का जो फॉर्म निकलता है उसमें आपका क्वालिफ़िकेशन कांस्टेबल के लिए 10वीं पास होना चाहिए और एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए आप ग्रेजुएशन, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए। आप जब भी फॉर्म अप्लाई होते हैं उस डेट तक आप पास होने चाहिए 10वीं, या उस डेट तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तब भी आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए जब फॉर्म लगे, तो आप एसआई के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप 10वीं पास हैं तो आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर मैं इसमें बात करूं तो कांस्टेबल के लिए इसमें अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 18 से 25 साल, ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 18 से 28 साल, एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं इसमें तो 18 से 30 साल तक। और अभी रेलवे का नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें अग्निवीर भर्ती के तहत डिफेंस में 4 साल की सेवा करने के बाद जो भी जवान आरपीएफ के फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उन्हें एज में 5 साल की छूट दी जाएगी। तो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिर आपका मेडिकल होता है और फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। तो ये इसकी भर्ती की प्रोसेस हो गई। अगर आप आरपीएसएफ में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भी आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस प्रकार 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आते हैं इसमें, और इसमें जो आपको समय दिया जाता है 90 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया जाता है, चाहे आप आरपीएफ के लिए अप्लाई करो चाहे आरपीएसएफ के लिए अप्लाई करो। इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं आपका मेन रूप से मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस और करंट अफेयर। तो आपका जो मैथ होता है वो 35 क्वेश्चन आते हैं और 35 ही नंबर का होता है। रीजनिंग होता है उसका 35 नंबर का और 35 ही रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका जीके जीएस और करंट अफेयर होता है और साइंस, ये आपके 50 नंबर की इसमें पूछी जाती है। तो इस प्रकार 120 क्वेश्चन आपके 120 नंबर के पूछे जाते हैं और आरपीएफ के एग्ज़ाम में इंग्लिश आपको नहीं पूछी जाती है। आरपीएसएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, रेल सुरक्षा विशेष बल। ये आरपीएफ का एक पार्ट होता है जो विशेष रूप से कार्य करता है।
अब आरपीएसएफ के बारे में विस्तार से जानते हैं। आरपीएसएफ की 16 बटालियनें हैं, 16 नंबर तक बटालियन है, जिसमें 13 नंबर की कोई भी बटालियन नहीं है। आप आरपीएसएफ में भर्ती होते हैं तो आपको किसी भी बटालियन में जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपको आरपीएसएफ के लिए फॉर्म अप्लाई होता है, और जब आप भर्ती हो जाते हैं तो ट्रेनिंग से पास आउट होने के बाद किसी भी एक बटालियन में आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। इसमें 16 बटालियन है, जिसमें 13 नंबर की कोई भी बटालियन नहीं है। अब इसमें हर बटालियन में 6 कंपनियां होती हैं। आपको किसी भी एक कंपनी में रखा जाता है या आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। एक कंपनी में लगभग 100 से 120 जवान होते हैं, जिसमें आपका कांस्टेबल भी होता है, हेड कांस्टेबल भी होता है, एएसआई भी होता है, सब इंस्पेक्टर भी होता है और इंस्पेक्टर तक। और एक कंपनी का जो इंचार्ज होता है, कंपनी कमांडर, वो एक 3 स्टार इंस्पेक्टर रैंक का होता है। हर बटालियन में एक कंपनी तो इसके हेड क्वार्टर में ड्यूटी करती है, और बाकी की 5 कंपनियां जिन्हें ऑल इंडिया कहीं पे भी ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है। इसमें आरपीएसएफ में आपको ट्रेन एस्कॉर्टिंग करना, रेलवे स्टेशन पे बंदोबस्त ड्यूटी करना, मेला ड्यूटी करना, कहीं पे भी आंदोलन हो जाता है तो वो ड्यूटी करना, इलेक्शन ड्यूटी करना, और भी किसी भी प्रकार की ड्यूटी में आपको भेजा जा सकता है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो अगर आप एज ए कांस्टेबल आरपीएसएफ में भर्ती होते हैं तो आपको आरपीएफ कांस्टेबल की तुलना में महीने का 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि आपको आरपीएसएफ में पर डे आपको 500 रुपये का टीए इसमें दिया जाता है। सब इंस्पेक्टर की सैलरी की बात करूं तो सब इंस्पेक्टर को इसमें 800 रुपये पर डे का टीए दिया जाता है। और अगर छुट्टी की मैं बात करूं तो आरपीएफ और आरपीएसएफ छुट्टी में कोई अंतर नहीं है, दोनों को एक समान छुट्टियां इसमें दी जाती है। आरपीएसएफ में आपको मेडिकल कार्ड, कैंटीन कार्ड और आपको क्वार्टर फैसिलिटी, सभी प्रकार की सुविधाएं जो एक आरपीएफ जवान को दी जाती है वो भी आरपीएसएफ जवान को भी सभी प्रकार की सुविधाएं इसमें दी जाती है। रेलवे पास भी आपको दिया जाता है, आपकी फैमिली के लिए रेलवे पास भी इसमें दिया जाता है। आरपीएसएफ में अगर आप इलेक्शन ड्यूटी, मेला ड्यूटी या बाहर किसी प्रकार की ड्यूटी के लिए जाते हैं तो आपको उसका अलाउंस भी दिया जाता है। इस प्रकार आरपीएसएफ में आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। सर्विस की मैं बात करूँ तो आरपीएसएफ बहुत ही अच्छी आपके लिए सैलरी में भी अच्छी है, और आप ड्यूटी भी इसमें आप एक बड़ी पेयर, आप अकेले कहीं पे भी ड्यूटी पे नहीं भेजे जाओगे। इसमें हमेशा आपकी कंपनी, पूरी कंपनी जो भी आपकी रहेगी वो आपके साथ रहेगी, और आप हमेशा एक साथ बड़ी पेयर में आप ड्यूटी करोगे। और इसमें जो आपका ड्यूटी है वो अधिकतर आप रेलवे स्टेशनों पे और ट्रेन में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। अब आपको मैं बता दूं कोरस कमांडो, तो कोरस कमांडो आरपीएफ के जो कमांडो होते हैं उनको कोरस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप अगर जाना चाहते हैं तो आपको कमांडो कोर्स करना पड़ता है, और इसके लिए आप बिलिंग दे सकते हैं। आरपीएसएफ की ड्यूटी किसी भी स्टेशन, ऑल इंडिया किसी भी रेलवे स्टेशन पे आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। कहीं पे भी आपको इलेक्शन ड्यूटी भेजा जा सकता है, कहीं पे भी आपको मेला ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है। तो आप ये ना सोचें कि मैं आरपीएसएफ में लगाऊं कि आरपीएफ में लगाऊं। सबसे पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए जॉब प्राप्त करने का, कि किसी भी प्रकार से मुझे एक बार जॉब मिल जाए। आरपीएसएफ भी अच्छा है, आरपीएफ भी अच्छा है, सभी जॉब अपनी जगह अच्छी हैं, और आपको सभी में सैलरी भी अच्छी मिलती है और बाकी सुविधाएं भी आपको अच्छी मिलती हैं। आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि आरपीएफ और आरपीएसएफ में इनमें एग्ज़ाम का कोई डिफरेंस नहीं है। इनका जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो सेम है, फिजिकल का प्रोसेस भी सेम है, और जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो भी इसमें सेम होती है। जिसमें भी ग्रुप में आपको लगता है कि हाँ इस ग्रुप में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और अपनी मेहनत को बरकरार रखिए।
अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सब इंस्पेक्टर इसमें आप 2 स्टार आपको मिलने वाला है और आप एक अधिकारी बनने वाले हैं। तो अधिकारी बनने के लिए आपको उसी तरीके से या उसी लेवल की आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, आप धीरे धीरे शुरुआत तो कीजिए। सबसे पहले आप चलना सीखेंगे, चलना सीखेंगे, उसके बाद ही तो दौड़ना सीखेंगे। अगर आप चलेंगे ही नहीं, अगर आप कोशिश ही शुरू नहीं करोगे तो आपको मंजिल कैसे मिल जाएगी। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने शांत मन से अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप एक एक टॉपिक से अपनी स्टडी को शुरू कीजिए। ऐसे मत कीजिए कि एक साथ ही मैं पढ़ लूँ आज ही सारा, ऐसे तैयारी नहीं होगी। आप थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक को और एक एक पॉइंट को धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। आप एक दिन थोड़ा पढ़ेंगे, अगले दिन और पढ़ेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे अगर आपका रूटीन बन जाएगा तो आपका पढ़ने का मन भी करेगा और फिजिकल की तैयारी भी आप इसमें साथ साथ करते रहिए। जब भी आप पढ़ाई की शुरुआत करेंगे या कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी, ये एक प्रकृति का नियम है। लेकिन उन प्रॉब्लम से आपको घबराना नहीं है और धीरे धीरे उनका सामना करते हुए आपको पढ़ाई करनी है। किसी भी प्रकार की और बातों में ध्यान नहीं देना है, नशे से दूर रहना है। सबसे बड़ी बात मैं इसमें बता रहा हूँ, आप नशे आदि से दूर रहिए, गलत आदतों से दूर रहिए, गलत दोस्तों से दूर रहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आपको लक्ष्य से भटकाता है तो उससे बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं हो सकता। तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है उनका धीरे धीरे सामना करते रहिए, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं हो जाओगे, जब तक आप एक जॉब नहीं ले लेते, नहीं पालोगे, तब तक आपको लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। ताने भी सुनने पड़ते हैं, कोई हर प्रकार की समस्याएं जो आती हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने भी तैयारी की है और प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है। तो उनसे डरना नहीं है, उनका धीरे धीरे सिर्फ आपको अपने टारगेट पे ध्यान रखना है कि हाँ एक दिन मैं जॉब लग जाऊँगा, तब सारी प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। लगभग आपकी 90% प्रॉब्लम तो जिस दिन आप जॉब लगोगे उसी दिन अपने आप समाप्त हो जाएंगी और 10% को आप जॉब लगने के बाद खुद से सोल्व कर लोगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। आपका मैसेज का जवाब जब भी मेरी ड्यूटी नहीं होगी या जब ऑफ ड्यूटी होंगे तो आपके मैसेज का जवाब दिया जाएगा। हमेशा खुश होकर अपने लक्ष्य के लिए तैयारी करते रहिए। निराश होकर तैयारी नहीं करनी है या डिप्रेशन में रह के तैयारी नहीं करनी है। आपको खुश रह के एकदम हैप्पी तरीके से होके और खुश होके कि हाँ मैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको इस बात की हमेशा खुशी रहनी चाहिए। आप हमेशा अपने माइंड को, शांत माइंड को रखें, अच्छे विचार अपने माइंड में सोचें और सुबह सुबह अगर हो सके तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लें। फिर उसके बाद आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें और रोज़ाना तैयारी करनी है। जब आप रोज़ाना मेहनत करोगे ना तब भी जाके सफलता मिलेगी। तो इसलिए तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको अपना आपका लक्ष्य ज़रूर मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।